So, Aman, any doubts in this chapter? ऋषा, आपका कुछ डाउट है इस चैप्टर में? नो सर। तनीषा, आपका कुछ डाउट है इस चैप्टर में? नो। ओके, सो इजी चैप्टर है, आप एक बार इसको बैठ के जस्ट एक बार रीड करेंगे तो आपको आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। सो गवर्नमेंट बजट से अब हम नेक्स्ट जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। देखिए, इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट को हम टच कर रहे हैं इसमें। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस बहुत ही अच्छा बना हुआ है नॉलेज के, बेसिक नॉलेज के हिसाब से। मनी हमने देखा, पैसा क्या होता है, वहाँ से सिखाना शुरू किया। फिर बैंकिंग और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, बैंकिंग का, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जो कि इंटरेस्ट रेट्स चेंज करते हैं। मनी सप्लाई बेसिकली यहाँ कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ये यहाँ पर एक बेसिक था, सारे आपने अलग अलग उसके मनी सप्लाई कंट्रोल करने के इंटरेस्ट रेट्स वगैरह देखी थी। अभी हमने पढ़ा ये गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट की रिसीट्स एंड बोरिंग्स को बताता है। चाहे भले ही हमारा देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज भी गवर्नमेंट बजट का बहुत इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट कितना पैसा ले रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है, तो वो सब बेसिकली गवर्नमेंट बजट में आता है। अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है, ऐसा भी क्वेश्चन आई डोंट नो कोई डाल सकता है एक आधा क्वेश्चन, मिस निर्मला सीतारमन, ये हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है। 1 फरवरी एवरी ईयर बजट इज़ प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। 1 फरवरी को हर साल बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। मिस्टर शक्तिकांत दास इज़ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड अभी हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, आज ही उनका टेन्योर इज़ एक्सटेंडेड फॉर 3 इयर्स। उनका जो पीरियड था उनका एज एन आरबीआई गवर्नर ख़त्म हो गया था, तो गवर्नमेंट ने उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो 2 जनों के नाम हमें याद रखने, शक्तिकांत दास इज़ आरबीआई गवर्नर, मिस निर्मला सीतारामन इज़ फाइनेंस मिनिस्टर। बस 2 नाम हमारे लिए रेलेवेंट है। और 1 फरवरी को बजट हर साल आता है। एक मैंने कहीं क्वेश्चन भी देखा था, फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है? फिस्कल ईयर इज़ योर अप्रैल टू मार्च, अप्रैल से मार्च तक का जो साल होता है, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल ईयर। जब 1 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट का बजट आएगा, तो वो कौन से फिस्कल ईयर के लिए आएगा? अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 के लिए गवर्नमेंट का वो बजट आएगा। क्योंकि बजट इज़ एन एस्टीमेट, आगे वाले साल का बताता है एस्टीमेट कि आगे वाले साल में हम कितना खर्चा करेंगे या कितनी हम इनकम करेंगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये। तो ये मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट हमारा आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। डोमेस्टिक इकोनॉमी तो यहाँ पर सब जगह कवर हुई। अब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की बात आ जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैप्टर में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हर एक कंट्री के लिए, हर एक इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। तो उससे रिलेटेड बात हम यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में करेंगे। अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं, अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स या सर्विसेज कम्स
इनटू आवर कंट्री, हमारे देश में कोई गुड्स या सर्विसेज आती है, सर्विस भी आ सकती है, यहाँ बैठकर मैंने किसी लॉयर से बाहर से एडवाइस ली तो उसकी सर्विस मुझे मिल गई, कम्स इनटू आवर कंट्री। एक्सपोर्ट में गुड्स या सर्विसेज गोज़ आउट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश से बाहर चला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मीनिंग हमने पहले डिस्कस किया है। अब जो यहाँ काम की बात है वो क्या काम की बात है, जब आप इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट गोज़ आउट ऑफ आवर कंट्री, जो पेमेंट हम होता है वो हमारे देश से बाहर जाता है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, पेमेंट कम्स इन आवर कंट्री, पैसा हमारे देश में आता है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली तो हम जब डोमेस्टिक में जब काम करते हैं तो सारा पेमेंट लेन देन जो होता है वो इंडियन रुपीज़ में होता है। लेकिन जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझे श्रीलंका में कुछ ख़रीदना है, बेचना है, तो श्रीलंका वाले को मेरे इंडियन रुपीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनके देश में वो करेंसी चलती ही नहीं है। सो जब मैं इंपोर्ट करूँगा कोई सामान तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट काय में होएगा, यहाँ पर फॉरेन करेंसी में ये पेमेंट होएगा। जब मैं पेमेंट करूँगा तो फॉरेन करेंसी, जिस भी देश से आपने इंपोर्ट किया है, ब्रिटेन से किया तो पाउंड्स में होएगा पेमेंट, यूनाइटेड स्टेट से किया तो डॉलर में पेमेंट होएगा, जापान से किया तो येन में पेमेंट होएगा, चाइना से किया तो युआन में पेमेंट होगा। जिस भी देश की जो करेंसी है उस करेंसी में वो लोग पेमेंट लेंगे, इंडियन रुपी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। फॉरेन करेंसी गोज़ आउट। जब एक्सपोर्ट होकर जब हमारे पास में पैसा आएगा तो फॉरेन करेंसी कम्स इन, सामने वाला फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेगा, हमारे देश में आएगी, फिर हम उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवाएंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉरेन करेंसी कम्स इन। तो ये जो चैप्टर है द बैलेंस ऑफ पेमेंट, वाइल इसमें सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस वगैरह सब चीज़ आएगी, लेकिन आपको इस चैप्टर को इसके एंगल से इस बात को सोचना है कि हर एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, क्या उससे फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है या फॉरेन करेंसी अंदर आ रही है, ये इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है। इनका दोनों का जो डिफरेंस है, फॉरेन करेंसी गोज़ आउट, फॉरेन करेंसी कम्स इन, इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ, ये बिल्कुल लेमैन डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे गवर्नमेंट बजट में क्या था, रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर, बेसिक बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद अंदर रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, वो सब चीज़ चलती रहती है, बट बेसिक बात क्या है, गवर्नमेंट की रिसीट्स माइनस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात, बेसिक बात क्या है, कितनी फॉरेन करेंसी देश के बाहर गई, कितनी फॉरेन करेंसी देश के अंदर आई, इस एंगल, और इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये इस चैप्टर का ट्रांजैक्शन होगा, पूरा इंपोर्ट होएगा, एक्सपोर्ट होएगा, सामान देश में आएगा, सामान देश के बाहर जाएगा, सर्विसेज देश में आएगी, सर्विसेज देश के बाहर जाएगी। लेकिन हमें देखना क्या कि फॉरेन करेंसी पे इम्पैक्ट देखना है हमको, गुड्स पे या सर्विसेज पे इम्पैक्ट नहीं देखना बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। तो दिस इज़ माई बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस एंगल से बात को समझना है। तनिषा, यहाँ तक समझ आ गई बात? यस सर। ऋषा, यहाँ पे आपको समझ आया? यस सर। अमन, आपको समझ आई बात यहाँ तक? यस सर। ओके। तो अब जो फॉरेन करेंसी जो है, ये जो फॉरेन करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी किसके पास रहती है? ये फॉरेन करेंसी सारी रहती है आरबीआई के पास, क्योंकि करेंसी पैसे की बात है। पैसे की जब बात आ जाती है तो मालिक कौन है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी का सारा मालिक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो जो भी फॉरेन करेंसी है वो फॉरेन करेंसी सारी आरबीआई के पास रहती है। तो जितना भी हो क्या रहा है, पूरे देश को आप एक बना करके देखिए। हमारे देश में चाहे गवर्नमेंट काम कर रही है, छोटे कोई बिज़नेस वाले काम कर रहे हैं, बड़े बिज़नेस वाले काम कर रहे हैं, या आप कहीं घूमने जा रहे हो, बाहर के लोग हमारे देश में घूमने आ रहे हैं, सब चीज़ों में क्या हो रहा है? फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है।
तो जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रही है या फॉरेन करेंसी हमारे देश में जारी है, उसका जो डिफरेंस हुआ वो सारा का सारा हमारा होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मतलब हर साल क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कुछ फॉरेन करेंसी जाएगी कुछ आएगी, कुछ जाएगी कुछ आएगी। किसी बार आपका ये डेफिसिट होगा, ठीक है ना, किसी बार आपका यहाँ पे सरप्लस होएगा। ऐसे करते करते फॉरेन करेंसी हमारे देश में इकट्ठी होती रहेगी। तो वो जो इकट्ठी होती रहती है फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उसको बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जब भी करेंसी बाहर जाएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कम हो जाएगा, करेंसी अंदर आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारा बढ़ जाएगा। और ये जो रिज़र्व होता है ये फॉरेन करेंसी का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये रहता है। इसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिज़र्व, ऑफिशियल रिज़र्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अब आप बताइए कि ये रिज़र्व ज़्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? ये रिजर्व्स ज़्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? सर कब कम होना अच्छा है। वाई, कम होना क्यों अच्छा है? सप्लाई बना रहे हैं। हाँ जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हुई है, वापस बोलिए। सर ताकि इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड बना रहे। इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड बना रहे, ओके। देखिए, वो मनी सप्लाई की बात है, उस एंगल से आपने सोचा, बात ठीक है। बट यहाँ जब फॉरेन करेंसी की बात होती है ना, फॉरेन करेंसी की बात होती है, फॉरेन करेंसी हमें चाहिए ही क्यों? हम तो इंडियन रुपी हमारा है, हम उससे काम चला लेंगे। फॉरेन करेंसी की हमें क्यों ज़रूरत है? क्यों हमें फ़ॉरेन करेंसी चाहिए? थोड़ा सोचिए, क्यों चाहिए फ़ॉरेन करेंसी? फ़ॉरेन की यूएस डॉलर मुझे क्यों चाहिए? ब्रिटेन का पाउंड्स मुझे क्यों चाहिए? क्या कारण है? फ़ॉरेन करेंसी मुझे चाहिए भाई, फ़ॉरेन की करेंसी है। आपको फ़ॉरेन करेंसी कब ज़रूरत पड़ेगी तनीषा? आपका तो, हाँ बोलिए। हाँ, जब सर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे। जब आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में जाओगे, वहाँ से कोई सामान खरीदोगे, करेक्ट? यस सर। ठीक है ना। तो देश को भी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत किसके लिए पड़ती है? अगर हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़े तो। अगर हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़े तो मुझे फ़ॉरेन करेंसी चाहिए। कुछ इंपोर्ट ही नहीं करना तो फ़ॉरेन करेंसी का क्या करना है? फिर फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपोर्ट इज़ अ नेसेसरी थिंग। इंपोर्ट के बिना हम नहीं रह सकते। कई चीज़ें जो हमारे देश में होती ही नहीं है, लाइक ऑयल, पेट्रोल, डीजल, 80-90% हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। हमारे देश में इतना पेट्रोल डीजल नहीं होता कि हम हमारे देश से काम चल जाए, ठीक है ना। तो ऑयल एक अच्छा एग्जांपल है। कई बार जैसे हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हो जाता था तो बाहर के देशों से हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है ना। डिफेंस गुड्स, राफेल परचेज़ किए, और भी इक्विपमेंट्स फ़ॉरेन से हम परचेज़ करते हैं। हमारे देश में हम बना ही नहीं सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इनको ख़रीदने के लिए मुझे फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो फ़ॉरेन एक्सचेंज मुझे चाहिए बेसिकली जो चीज़ें मेरे देश में नहीं हैं उन चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर मेरे पास फ़ॉरेन करेंसी नहीं हुआ या कम हुआ तो मैं इंपोर्ट कर ही नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मुझे जब जितना इंपोर्ट की ज़रूरत पड़े मैं इंपोर्ट कर सकूं, इसलिए मेरे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो सफिशिएंट मात्रा में होने चाहिए। सो जितने ज़्यादा मेरे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होंगे वो एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तनीषा, क्लियर है? यस सर। ऋषा, आपको भी समझ आया? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब जो मैंने आपको बात बोली कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, इसके मतलब इसी बात का एक जिक्र पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी एक चैप्टर में किया गया था। बताइए वो कहाँ पर था कि फ़ॉरेन करेंसी की कमी हो गई थी, फिर क्या हुआ था? किसी को याद है वो पॉइंट? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक चैप्टर में हमने बात करी थी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास में कम हो गए थे। अमन, आपको याद है पॉइंट वो? No, sir. ओके, ऋषा, आपको याद है?
No, sir. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था, तो इसके शुरू में आपको एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 1991 में हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि वी कैन मेक पेमेंट ओनली फॉर 2 वीक्स। सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा था, बाकी हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म हो गया था। 2 हफ्ते के लिए आप इंपोर्ट कर लो, फिर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे? आपको कहीं से लोन वोन लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, कहीं से लोन आपको लेना पड़ेगा। प्लस आपको अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेगी कि फ्यूचर के अंदर आपको ये प्रॉब्लम वापस ना आए और आपके रिजर्व्स बढ़ें। तो इसलिए फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसीज़ लगाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। इन पॉलिसीज़ में एक पॉलिसी हमारी क्या थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन के लोग हैं हमारे देश में पैसा लगा सकते हैं, तो उसके लिए ओपन किया गया। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे कि भाई इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कर सकते। अब उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपन कर दिया, आओ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर लो। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरेन वाले इंडिया में, तो क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, जब वो फॉरेन वाले हमारे देश में पैसा लगाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज विल कम इन, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो आपके रिजर्व्स जो हैं वो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, और ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है कि पैसा ही नहीं है इंपोर्ट के लिए, ये प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो लिंक है वो यहाँ पर आ रहा है आपका। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में था कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का पेमेंट, इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचा था। तब गवर्नमेंट ने फिर अपनी पॉलिसीज़ चेंज करी। जैसे एक एग्जांपल यहाँ है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपन कर दिया, आप हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे फ़ॉरेन एक्सचेंज देश में आएगा और आपके रिजर्व्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे। अमन, समझ आ गई बात? Yes, sir. रेशा, आपको भी समझ आ गई? Yes, sir. सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। अभी एज ऑफ नाउ हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं। कई बार इकोनॉमिक न्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आता रहता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने से इतने हो गए, इतने से इतने हो गए, वो आता रहता है उसके अंदर। तो ये हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्पोर्टेंस भी देखा, लेमैन डेफिनेशन समझी है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड हमारे देश का एक सिग्निफिकेंट इवेंट जो हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ा था, उससे हमने इस चैप्टर को कोरिलेट कर लिया है। ओके, तो अब हम इसके थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। हमेशा इस चैप्टर में याद रखना है, फॉरेन करेंसी के एंगल से आपको बात को सोचना है कि फॉरेन करेंसी आ रही है या फॉरेन करेंसी जा रही है। अब हम इसको चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मीनिंग देखिए, ये हमारा कंट्री है इंडिया, यहाँ पे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, बिजनेस फर्म्स काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। सिर्फ रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। रेजिडेंट का मीनिंग हमने उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ा था कि रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो एज ऑफ नाउ बस आप ये याद रखिए रेजिडेंट्स, उसकी डेफिनेशन में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया के सारे रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं और इधर पूरा वर्ल्ड है। तो ट्रांजैक्शंस कौन से हो रहे हैं? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया और बाकी की दुनिया के बीच में जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पैसा पेमेंट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो सब फॉरेन एक्सचेंज में होएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हम इन सारे ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, मनी ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसकी हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और जो भी मनी ट्रांजैक्शन होगा इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, नेचुरली उसमें फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट आ ही जाएगा। सो अब इसमें क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जैसे आपका लेजर अकाउंट होता है उसी तरह से हो गया ये। इसको हम क्या बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट।
एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ये, मतलब स्टेटमेंट मतलब सिंपल है, एक तरफ आपने इसकी रिसीट्स लिख दी, एक तरफ आपने इसका पेमेंट लिख दिया। जो फॉरेन एक्सचेंज आया एक तरफ हो गया, जो फॉरेन एक्सचेंज गया उसको आपने दूसरी तरफ लिख दिया, बस इतनी सी बात है। जैसे गवर्नमेंट बजट में था, एक तरफ रिसीट्स एक तरफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पर सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, एक तरफ रिसीट्स लिख ली, एक तरफ पेमेंट्स आपने लिख लिए। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या दिखाता है? शोइंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, सारे मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ये दिखाता है हमें बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश और बाकी की दुनिया के बीच में जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको ये दिखाता है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो हमारे देश की बात नहीं है, हर कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है। तो मान लीजिए चाइना है, तो चाइना के और बाकी की दुनिया के बीच में जो मनी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो चाइना का बैलेंस ऑफ पेमेंट होएगा। तो ये हमारा यहाँ पर इसका डेफिनेशन हो गया। प्लस एक और बात क्या रखनी है, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, एक पीरियड में जो कि यूजुअली होता है 1 ईयर, एक साल के बीच में। जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हो, 1 साल का होता है अकाउंट्स, तो यहाँ पर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, 1 साल की यहाँ पर बात हो रही है। गवर्नमेंट का बजट 1 साल का बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी 1 साल का बनता है। तो बेसिक बात बिल्कुल सिंपल सी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक तरफ फॉरेन करेंसी आई वो लिख लो, एक तरफ फॉरेन करेंसी गई वो लिख लो, डिफरेंस जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। बेसिक बात इतनी सी है, इसको बिल्कुल माइंड में रखना है, पूरे चैप्टर में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो 1 साल की टाइम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्लो है या नहीं है। सो इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट ये नहीं है। अब जब एक तरफ रिसीट एक तरफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो या तो रिसीट बड़ी होगी पेमेंट से, रिसीट ग्रेटर देन पेमेंट, तो हम उसको बोल देंगे सरप्लस। अगर रिसीट लेस देन होती है पेमेंट से, तो हम उसको बोल देंगे डेफिसिट। तो ये हमारा हो गया रिसीट। और अगर इक्वल होती है, अगर ये इक्वल हो जाती है तो हम इसको बोल देंगे बैलेंस्ड। तो फॉरेन करेंसी की रिसीट्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट वाली बात नहीं हो रही है। पूरे देश को एक साथ मिला के देखना है, चाहे इंडिविजुअल ने मिली हो, चाहे गवर्नमेंट को मिली हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी को मिली हो, गवर्नमेंट किसी को मिली है। अगर वो जना इंडिया का रेजिडेंट है और उसने फॉरेन करेंसी रिसीव करी है, तो वो यहाँ पर रिसीट में आएगी रेजिडेंट्स के द्वारा। अगर कोई रेजिडेंट है इंडिया का, उसने फॉरेन करेंसी का पेमेंट किया है, तो वो पेमेंट में आएगा। सबका जोड़ लेना पूरे देश का मिलाकर एक साथ एक जगह पे। तब रिसीट अगर पेमेंट से ज़्यादा है तो सरप्लस है, रिसीट अगर पेमेंट से कम है तो डेफिसिट है, और दोनों बराबर है तो वो बैलेंस्ड है। तो किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की रिसीट्स, पूरे देश की पेमेंट्स मिलाकर के इकट्ठा बात हो रही है। क्या चीज़ की रिसीट, क्या चीज़ की पेमेंट? फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी मतलब कोई सा भी हो सकता है फॉरेन करेंसी, यूएस डॉलर, जीबीपी, पाउंड, येन, युआन, पाकिस्तानी रुपी, नेपाल रुपी, जो भी है, सारी करेंसीज को मिला करके एक ही स्टेटमेंट बन रहा है, अलग अलग नहीं बन रहा है। सो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का यहाँ पर मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। अब इसका एक एक ब्रेकअप पे हम जाने लगेंगे। बीओपी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। आई थिंक यहाँ से हम ठीक है, कंपोनेंट्स तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो करंट अकाउंट हो सकता है, या कैपिटल अकाउंट हो सकता है, या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हो। 3 कंपोनेंट्स इसके हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऐसे नाम से आपको समझ आ रहा होगा, करंट वाले में करंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे, कैपिटल वाले में कैपिटल टाइप के ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट यहाँ पर हो गया। तो 1 बाय 1 देन हम स्टार्ट करेंगे करंट अकाउंट से।
तो आज हमने जस्ट इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा है कि बीओपी अकाउंट होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट हमने पकड़ लिया है। रेजिडेंट्स जो हैं उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स है वो रिसीट माइनस पेमेंट्स, दैट इज़ माई बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एक बेसिकली एक स्टेटमेंट है वो, एक तरफ रिसीट लिख लिया, एक तरफ पेमेंट लिख लिया, डिफरेंस निकाल लिया, सरप्लस, डेफिसिट या बैलेंस्ड। तो बीओपी का हमने मीनिंग समझ लिया। अब इसको एक एक इसके